हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में विच इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन थ्योरीज गिवन बाय एरिस्टोटल, हम लोग देखेंगे एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। पिछले वीडियोस के मदद से हमने देखा था कि एरिस्टोटल के हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग अपने परफेक्ट फॉर्म को तभी अटेन कर सकता है जब वो एक आइडियल स्टेट के अंदर रह रहा हो। एक आइडियल स्टेट, एक अच्छा स्टेट अच्छे कानून बनाता है जिसके मदद से उस इंसान के अंदर वो हैबिट डेवलप करता है टू स्ट्राइक गोल्डन मीन। साथ ही साथ एक अच्छा स्टेट लोगों को, अपने सिटीजन्स को मौका देता है टू पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग एक्टिविटी, जहाँ पे वो अपनी रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से वो फिर इंटेलेक्चुअल वर्च्यू को अटेन कर पाते हैं। जब अच्छे हम हैबिट्स डेवलप करते हैं तो हमारे अंदर मोरल वर्च्यू आता है। जब हम अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं, और रीजनिंग का सबसे बेहतरीन हाईएस्ट इस्तेमाल होता है लॉ मेकिंग एक्टिविटी में, तो उस टाइम में हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल वर्च्यू डेवलप होते हैं। तो एक आइडियल स्टेट कंडीशंस प्रोवाइड करता है फॉर अ ह्यूमन टू लिव और अटेन हिज बेस्ट फॉर्म। सीधी सी बात है, ज़्यादा घुमाए फिराए बिना अगर आप समझें तो ये बात है कि जैसे एक बीज को, एक सीड को एक वेल ग्रोन ट्री में डेवलप होने के लिए राइट कंडीशंस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, राइट सॉयल, न्यूट्रिएंट, एयर, वाटर, वैसे ही एक इंसान को अपने बेस्ट फॉर्म अटेन करने के लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, और वो अच्छा इन्वायरमेंट उसको एक अच्छा स्टेट ही प्रोवाइड कर सकता है, गुड पॉलिटिकल सिस्टम। एंड दैट इज़ वाई political system, a good political system is important for a human to attain his potential. And in that context only Aristotle said man is a political animal. तो अरिस्टोटल के पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर द कोर आइडिया वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, क्योंकि आइडियल स्टेट आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप हासिल हो जाएंगी। ये उसका मकसद है। और ध्यान रहे, अरिस्टोटल always wanted to give practical solution to the problems in the world of political science. So his ideal state would be best practical state. He would never give an idea which would be utopian. अब आइडियल स्टेट की तलाश में फिर अरिस्टोटल ने कई सारी और थ्योरीज दी हैं। उनमें जो सबसे पहली थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसको हम लोग देखते हैं। अपनी आइडियल स्टेट को ढूंढने के लिए अरिस्टोटल ने दुनिया के कई सारे, खासकर जो एंशियंट ग्रीक सोसाइटी हैं, उनके कई सारे सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है ऑफ आइडियल स्टेट। तो एरिस्टोटल वाज लुकिंग फॉर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एंड ध्यान रहे, फॉर हिम द बेस्ट इज नॉट आइडियल वन हैविंग नो प्रैक्टिकल रिलेवेंस। फॉर हिम द बेस्ट मीन्स द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट विच इज रियलिस्टिकली अचीवेबल। और बेस्ट उनके हिसाब से वो स्टेट होता है जो ऑफ कोर्स अपने सिटीजन्स को रैशनल थिंकिंग के लिए इनेबल करता है, अच्छे कानून बनाता है, जिससे सिटीजन्स के अंदर अच्छी हैबिट डेवलप हो। प्लस वो ये भी कहते हैं कि एक अच्छा स्टेट वो होगा, बेस्ट स्टेट वो होगा जो स्टेबल होगा, जहाँ पे रिवॉल्यूशन के चांसेस, केओस के चांसेस कम होंगे, वही कहा जाएगा बेस्ट स्टेट। तो अपने बेस्ट स्टेट या आइडियल स्टेट को ढूंढने के लिए अरिस्टोटल ने, जैसा मैंने कहा, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया। एंड दैट इज वाई समटाइम्स ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि एंशियंट टाइम में उन्होंने दुनिया के अलग अलग एंशियंट ग्रीक सोसाइटी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके फाइंड करने की कोशिश की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके उनको मोटा मोटा ये समझ आया कि जितने भी तरीके के गवर्नमेंट्स हैं उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, 6 कैटेगरीज ओवरऑल। और वो 6 को भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। तो उनका कैटेगराइजेशन बेसिकली ऐसा था: नंबर ऑफ रूलर्स, कितने लोग रूल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि 3 तरीके की गवर्नमेंट हो सकती है, रूल ऑफ वन पर्सन, रूल ऑफ फ्यू पीपल या रूल ऑफ मैनी।
एंड किस तरीके का रूल है उसके बेसिस पे दो तरीके की सरकार हो सकती है, आइडियल गवर्नमेंट या परवर्टेड गवर्नमेंट। आइडियल मतलब विच वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन गुड, परवर्टेड मतलब व्हेन द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट, जो लोग सरकार चला रहे हैं वो अपने लिए काम करेंगे तो फिर उसको कहा जाएगा परवर्टेड गवर्नमेंट। तो इस तरीके से टोटल 6 तरीके की सरकारें हो सकती हैं। रूल बाय वन एंड दैट टू विद द एम ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो उसको कहा जाएगा मोनार्की। इफ रूल बाय वन विथ सेल्फिश इंटरेस्ट तो उसको कहा जाएगा टायरानी। रूल बाय फ्यू विथ कॉमन इंटरेस्ट इसको कहा जाएगा अरिस्टोक्रेसी। रूल बाय फ्यू विथ सेल्फिश इंटरेस्ट तो ओलिगार्की। सिमिलरली रूल बाय मैनी and that too with the aim of common good, so it will be known as polity, and with the aim of selfish interest तो इसको कहा जाएगा डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है हमें टू हैव क्लैरिटी एंड अवॉइड एनी कंफ्यूजन, कि जिस तरीके से यहाँ पे वर्ड डेमोक्रेसी इस्तेमाल किया है अरिस्टोटल ने, इट इज नॉट द सेम डेमोक्रेसी विच वी यूज इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में हमारा डेमोक्रेसी का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी का मतलब हम मानते हैं एक ऐसा शासन जिसमें सब लोगों का से है, ऐसा शासन या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो सारे लोगों के जेन्युइन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हो, फेयर लॉ बनाता हो। तो सरल तरीके से कहें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, उसको हम अच्छा मानते हैं। बट अरिस्टोटल हैज टेकन डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ द वे इट वाज अंडरस्टूड इन एंशियंट ग्रीक सोसाइटी, और वहां पे डेमोक्रेसी वाज ए नेगेटिव टर्म। डेमोक्रेसी का मतलब सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्चुअल सोसाइटी, क्योटिक सोसाइटी, जहां पे पुअर मासेस गेट पावर एंड देन दे रन एडमिनिस्ट्रेशन विद सेल्फिश इंटरेस्ट इन करप्टेड मैनर जस्ट टू फुलफिल देयर ओन इंटरेस्ट। जब गरीब लोगों को, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग हैं जो समाज में, उनको एकाएक से पावर मिल गई तो उसके बाद वो क्या करेंगे, जहां से मर्जी आएगा वहां से करप्शन करना चाहेंगे, ऐसा माना जाता था एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में। और उस तरीके के पुअर एडमिनिस्ट्रेशन को नाम दिया गया है डेमोक्रेसी। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि द वर्ड डेमोक्रेसी द वे इट हैज बीन यूज्ड हियर, परवर्टेड फॉर्म ऑफ रूल वेयर मेनी पीपल आर रूलिंग, इट इज in the sense the way democracy was understood in ancient Greek society, not the way we understand democracy in current times. Second, Aristotle did not distinguish between government, state and constitution. उन्होंने तीनों को synonymously यूज किया है, जबकि ऑफ कोर्स तीनों में थोड़ा अंतर है। इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ वी डिस्कस डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट के पास सोवरेनिटी होती है जिसको प्रैक्टिस करता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर द हाईएस्ट लॉ जिसके हिसाब से गवर्नमेंट मस्ट फंक्शन। बट तीनों में कोई अंतर नहीं किया उन्होंने। सो बाय कंपेयरिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस Aristotle has tried to give best form of government. He has not distinguished. तो उनके हिसाब से जैसा संविधान होगा, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वैसी सरकार होगी। So he compared constitutions and on that basis he has given 6 basic form of government. तो ये 6 basic form of governments हैं and he is trying to look for best practicable form of government. अब अरिस्टोटल कहते हैं कि 6 टाइप में से अगर बेस्ट टाइप की बात की जाए तो वो है मोनार्की। इट इज बेस्ट क्योंकि यहाँ पे फैसला लेने वाला इंसान एक है, तो यहाँ फैसला क्विक होगा और कंसिस्टेंट तरीके से होगा, क्योंकि एक ही इंसान है तो उसके सोचने का तरीका एक जैसा ही होगा। ये नहीं कि अलग अलग स्थितियों में वो अलग अलग फैसले लेगा। जब 10 लोग मिलकर के फैसला लेते हैं तो कभी किसी की बात चल जाती है, कभी किसी और की बात चल जाती है, तो फिर कंसिस्टेंट फैसले नहीं हो पाते। प्लस अगर एक इंसान है और वो वर्चुअस इंसान है, हाईएस्ट वर्च्यू वाला है, तो उसके फैसले हमेशा अच्छे ही होंगे क्योंकि वो विजडम से फैसले लेगा। सो अरिस्टोटल की जो मोनार्की है, इट इज वेरी सिमिलर टू द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग इनविसाइज्ड बाय प्लेटो, कि एक फिलोसोफर किंग टाइप का एक इंसान रूल करेगा। तो प्लेटो का वो आइडिया जो है कि देयर शुड बी रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, उसको अरिस्टोटल ने माना है कि दैट वुड बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट अरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स को बाय सेइंग दैट इट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीजन बीइंग
ह्यूमन नेचर इज फ्लॉड, इंसान की नीयत ही ऐसी होती है कि जैसे उसको पावर मिलेगा धीरे धीरे वो करप्ट होने लगेगा. एंड मोनार्की, इफ देयर इज वन पर्सन हु इज रूलिंग एंड इज हैविंग कंप्लीट कंट्रोल इन हिज हैंड्स, देन धीरे धीरे मोनार्की विल डीजेनरेट इनटू टायरानी. वो इंसान धीरे धीरे पॉवर्टेड रूल, सेल्फिश रूल करने लगेगा और फिर मोनार्की विल नो लॉन्गर रिमेन मोनार्की बट इट विल टर्न टायरानी. तो अरिस्टोटल ने इनडायरेक्टली एक आइडिया दे दिया था जिसको बाद में फिर कोट के फॉर्म में डेवलप किया लॉर्ड एक्टन ने इन मॉडर्न टाइम. बट ये कोट आपने जो लॉर्ड एक्टन ने दिया है वो अरिस्टोटल के आइडिया से ही निकल करके आ रहा है. और ये कोट आपने बार बार सुना होगा कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. अरिस्टोटल का मानना है कि जो मोनार्क होगा वो धीरे धीरे करप्ट हो जाए क्योंकि उसके अंदर एब्सोल्यूट पावर है, वो अकेले रूल कर रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे टायरानी में कन्वर्ट हो सकता है. सो दैट इज वाई अरिस्टोटल इनडायरेक्टली प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि प्लेटो का जो रूल ऑफ फिलोसोफर किंग है वो बेस्ट रूल है बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल रूल. प्रैक्टिकली in real world it is not possible to have that kind of system. अब अरिस्टोटल कहते हैं उनके हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिकल रूल है पॉलिटी, वेयर द रूल इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. कुछ लोगों के हाथ में पावर है एंड दे आर रूलिंग विथ द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन गुड या इंटरेस्ट ऑफ ऑल. उसका नाम है पॉलिटी एज पर अरिस्टोटल. पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देयर विल बी रूल ऑफ मैनी. और वो जो लोग होंगे जो शासन कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे हैं, वो ना ही रिच क्लास से होने चाहिए ना ही पुअर क्लास से होने चाहिए. दे शुड बी फ्रॉम मिडिल क्लास, ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं. क्योंकि अरिस्टोटल का मानना है कि मिडिल क्लास वर्चुअस होगा, क्योंकि मिडिल क्लास के पास मॉडरेट वेल्थ है, ना ही ज्यादा वेल्थ है ना ही कम वेल्थ है. एंड अरिस्टोटल ऑलवेज बिलीव्ड इन बैलेंस, गोल्डन मीन. सो ही विल से कि मिडिल क्लास विल रिमेन वर्चुअस क्योंकि उसके पास मॉडरेट वेल्थ है. तो उनका रूल भी आइडियल होगा, परवर्टेड नहीं होगा. प्रॉब्लम क्या है, अगर रिच लोगों को पावर दे दिया गया तो रिच की समस्या क्या है कि दे आर एरोगेंट, क्योंकि उनके पास हमेशा से ही वेल्थ रहा है. तो वेल्थ इंसान को एरोगेंट बना देता है. और जो पुअर होता है वो इग्नोरेंट होता है क्योंकि वो बचपन से ही पॉवर्टी देखा है, पॉवर्टी के कारण लैक ऑफ एजुकेशन, तो वो इग्नोरेंट है. और इन दोनों के हाथ में पावर देने का मतलब है कि द रूल विल बिकम पॉवर्टेड. तो रूल ऑफ मैनी, समाज में जो रिच लोग हैं अगर उन लोगों को पावर दे दिया गया, ज्यादा से ज्यादा रिच लोगों को पावर दे दिया गया, 1 2 4 लोग नहीं, समाज में बहुत सारे लोग रिच लोग हैं, 100 150 200 लोगों को एक साथ पावर दे दिया गया, तो भी वो डीजेनरेटेड फॉर्म ऑफ रूल ऑफ मैनी होगा और उसको कहा जाएगा डेमोक्रेसी. अगर पुअर को दे दिया तो भी वो डीजेनरेटेड फॉर्म ऑफ. लेट मी रिफ्रेज इट एक बार फिर से सुनिए. समाज में रिच लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होगी. पुअर की संख्या बहुत ज्यादा होगी, मैनी मैनी. ठीक है, मिडिल क्लास जो है वो हर मामले में गोल्डन मीन में है. मिडिल क्लास के पास वेल्थ भी मॉडरेट है, प्लस इसकी संख्या भी रिच से ज्यादा है, पुअर से कम है. सो रिच क्लास इज लेस इन नंबर, मिडिल क्लास आर मैनी एंड पुअर क्लास आर टू मैनी. तो मिडिल क्लास इज एबल टू स्ट्राइक अ गोल्डन मीन in two sense. First, in terms of their wealth, they are moderate, and in terms of their number, they are moderate. और अरिस्टोटल कहते हैं कि अगर रिच क्लास जिनकी संख्या रिलेटिवली कम है उनको पावर दे दिया गया तो दैट विल बी रूल ऑफ फ्यू. एंड सिंस रिच क्लास इज एरोगेंट, सो उनका जो पावर है वो उनको जो शासन मिलेगा दैट विल बी अ डीजेनरेटेड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट विल बी ओलिगार्की. रिच क्लास नंबर्स में कम है, सो उनके हाथ में अगर पावर आया सो इट विल बी कंसिडर्ड एज रूल ऑफ फ्यू. एंड सिंस रिच क्लास जनरली होते हैं एरोगेंट ड्यू टू देयर वेल्थ,
सो अगर उनके हाथ में पावर आया तो वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, आइडियल फॉर्म नहीं होगा. And that is why if rich people are allowed to rule, then that kind of administration will be called oligarchy. And if poor class are allowed to rule, so they are too many in number. So poor class को अगर power दे दिया गया तो that will be considered as rule of many. And poor class are ignorant due to poverty and lack of education. So if poor class is given power to run administration, then that will lead to democracy. जब मिडिल क्लास को पावर दिया जाएगा तो उनकी संख्या लिमिटेड है, उनकी संख्या पुअर से ज्यादा है, रिच से कम है. रिच आर फ्यू इन नंबर्स, मिडिल क्लास आर मैनी इन नंबर्स एंड पुअर क्लास आर टू मैनी इन नंबर्स. तो मिडिल क्लास को जब पावर दिया जाएगा तो वो चूंकि मिडिल क्लास का है, यानी कि उसके पास मॉडरेट वेल्थ है, ना ही ज्यादा है ना ही कम है, तो ना ही वो एरोगेंट होगा ना ही इग्नोरेंट होगा. तो मिडिल क्लास में ज़्यादातर लोगों की संख्या होती है वर्चुअस, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो वर्चुअस होते हैं. एंड देन मिडिल क्लास को जब पावर दिया जाएगा तो दैट इन ट्रू सेंस विल बी कंसिडर्ड एज रूल ऑफ मैनी. एंड सिंस मिडिल क्लास इज वर्चुअस, देन मिडिल क्लास को जब पावर दिया जाएगा तो दे विल बी एबल टू मेंटेन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉलिटी. सो आई होप आपको बात समझ आ रही है. मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं. अरिस्टोटल ढूंढ रहे हैं अपना बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, और बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट के लिए उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, 6 टाइप में डिवाइड किया. उन्होंने कहा मोनार्की इज बेस्ट बट नॉट प्रैक्टिकेबल, एंड देन ही सेड पॉलिटी इज बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बिकॉज पॉलिटी में, एंड ही डिफाइंस ऑल्सो व्हाट इज पॉलिटी. ही सेज पॉलिटी में द रूल विल बी इन द हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास, ऐसा वो डिफाइन करते हैं. एंड देन ही सेज कि मिडिल क्लास दो मामले में मॉडरेट हैं या गोल्डन मीन है. फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सेकंड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की अगर बात की जाए तो रिच क्लास आर फ्यू इन नंबर एंड सिंस दे आर रिच दे आर एरोगेंट ऑल्सो. इनके हाथ में अगर पावर दे दिया गया तो इट विल लीड टू ऑलिगार्की. एंड पुअर क्लास दे आर टू मैनी इन नंबर्स, इनके हाथ में पावर दे दिया गया so since they are ignorant that will be a degenerated form of administration known as democracy. Middle class is a golden mean between rich and poor in terms of number as well as wealth. तो मिडिल क्लास का जो रूल होगा that is polity, it will be a kind of golden mean between oligarchy and democracy. जैसे anything excessive is bad, वैसे ही rule by poor class, that is rule by too many, will be bad. Rule by few will be bad. Rule by few rich class is oligarchy. Rule by too many poor class is democracy. Both are bad, and the golden mean between them, that is rule by middle class, is the virtuous form जिसको नाम दिया गया है polity. So polity is a kind of golden mean. Polity is a kind of golden mean between oligarchy and democracy. अरिस्टोटल कहते हैं कि चूंकि रिच लोगों के हाथ में पावर दोगे तो कभी भी वो आइडियल नहीं होगा, सिंस दे आर एरोगेंट, दैट विल ऑलवेज बी ऑलिगार्की. पुअर लोगों के हाथ में पावर दोगे तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी आइडियल बिकॉज दे आर इग्नोरेंट, सो दैट विल डीजेनरेट इनटू डेमोक्रेसी. मिडिल क्लास के हाथ में पावर दोगे तो दैट विल लीड टू पॉलिटी, सो इट इज अ काइंड ऑफ गोल्डन मीन बिटवीन ऑलिगार्की एंड डेमोक्रेसी. सो मिडिल क्लास इटसेल्फ स्टैंड्स इन गोल्डन मीन. सो मिडिल क्लास को जो पावर दिया जाएगा तो दैट वुड बी अ गोल्डन मीन बिटवीन टू perverted form of administration, oligarchy and democracy. और जरा देखते हैं why, यही बातें जो मैंने यहाँ आपको समझाई हैं इसको थोड़ा वर्ड फॉर्म में देखते हैं कि why Aristotle says polity is the best practicable form. It is golden mean between two extremes located between oligarchy, that is rule of few rich, and democracy, that is rule of many poor. So it reflects Aristotle's concept of golden mean. Polity means rule of middle class, and middle class as per Aristotle is most stable. वो moderate है in every sense, and that is why they are most stable. So उनके administration के अंदर the chances of revolution will be less. होता क्या है कि the poor hate rich, and rich people they have a kind of sense of
सेंस ऑफ हेट्रेडनेस फॉर पुअर। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास से कोई नफरत नहीं करता। तो मिडिल क्लास अगर पावर में होगा, देन देर इज चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी एंड लेस चांसेस ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर रिच पावर में होगा तो पुअर रिवोल्ट कर सकता है, और अगर पुअर पावर में होगा तो रिच कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी करेगा उसको हटाने की। रिच वर्सेस पुअर डायनेमिक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन। रिच आर एरोगेंट, पुअर आर इग्नोरेंट। मिडिल क्लास possesses moderate wealth. They are neither too rich nor too poor. Plus, they are neither too less in number nor too more in number. So, number wise also they are moderate. And historical evidences also suggest, ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं कि historical evidences also suggest that people emerging from middle class have been the best rule makers. और उसमें वो एग्जाम्पल देते हैं सोलोन का। तो सोलोन अरिस्टोटल से भी लगभग 150-200 साल पहले हुआ करते थे एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में। ही वॉज अ फेमस एथेनियन स्टेट्समैन, अ लॉ गिवर, considered to be a very moral law giver, law maker, and he also came from middle class only. So Aristotle का ये argument कि only a middle class person is virtuous and can give best of the best law, इसको justify करने के लिए he gave example of uh, ancient famous Athenian lawgiver या statesman सोलोन। तो ये है अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड देन इसी से रिलेट करके ही हैज गिवन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, कि कौन कौन से लोग सिटीजन कहे जाएंगे इन अ एथेनियन ग्रीक सोसाइटी। तो अरिस्टोटल सबसे पहले कहते हैं कि सिटीजनशिप शुड बी फंक्शनल, इट शुड नॉट बी बर्थ बेस्ड। ये नहीं कि आपका सिर्फ जन्म एक जगह हुआ है इस बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, या आप कहीं रहते हैं उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। यू विल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन इफ यू आर कैपेबल ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो ऑफकोर्स अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप था वो मॉडर्न टाइम ऑफ सिटीजनशिप से काफ़ी अलग है। हमारे यहाँ देश में कैसा होता है, हमारा इस देश में जन्म हुआ, हमारे माता पिता इसी देश के सिटीजन हैं, तो हमें अपने आप इस देश की नागरिकता मिल जाएगी। बट अरिस्टोटल कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग पुराने फिलोसोफर्स को क्यों पढ़ते हैं? ताकि उनके आइडियाज़ को एज इट इज़ भले अप्लाई ना करें, बट उनके आइडियाज़ की अच्छी बातों को देखें और उसको किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतार पाएं। तो कम से कम जैसे जो लोग वोट नहीं देने जाते, जो कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखते, अरिस्टोटल के हिसाब से उन लोगों को अपने आप को सिटीजन कहने का हक नहीं है। अगर आप सिटीजन हैं तो आपको स्टेट के लॉ मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक्टिव रोल प्ले करना होगा, साथ ही साथ लॉ को फॉलो करना होगा। जो लोग कानून तोड़ते हैं, छोटा मोटा भी कानून तोड़ते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया अगर कोई नहीं देख रहा है, तो such people cannot be considered as citizen, because Aristotle believes कि citizenship is functional, not birth based। वो कहते हैं कि जब तक आप स्टेट के एक्टिविटीज में एक्टिव रोल ना प्ले करें तब तक आप सिटीजन नहीं कहे जा सकते। स्टेट प्लेस रोल्स लाइक लेजिस्लेटिव फंक्शन, कानून बनाता है, तो आप कानून बनाने की प्रक्रिया में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। डायरेक्टली अगर आप लेजिस्लेटर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो आप डायरेक्टली रोल प्ले करेंगे। इनडायरेक्टली एज ए कॉमन वोटर आप वोट करके अपने लेजिस्लेटर्स को चुन सकते हैं। सो इनडायरेक्टली यू विल प्ले रोल इन ए लेजिस्लेटिव फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन मीन्स फॉलोइंग लॉ एंड एडजुडिकेटिंग लॉ, दीज एक्टिविटीज विल बी पार्ट ऑफ जुडिशियल फंक्शन। तो अगर आप जज हैं या जुडिशियल सर्विसेज में हैं तो आपका जुडिशियल फंक्शन होगा एडजुडिकेट लॉ कराना, कानून के हिसाब से कानून की रक्षा करना और जो उसको तोड़ता है उसको सजा देना। और अगर आप कॉमन सिटीजन है तो कानून को फॉलो करके यू कैन प्ले जुडिशियल फंक्शन। तो इस तरीके से अरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजनशिप उन्हीं को मिलनी चाहिए या उन्हीं लोगों को सिटीजन कहा जाना चाहिए जो स्टेट के फंक्शंस में प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया में और कानून को फॉलो करने की प्रक्रिया में एक्टिव रोल प्ले करते, दे शुड बी कॉल्ड सिटीजन। और इसके बेसिस पे फिर अरिस्टोटल कहते हैं कि किनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, हु शुड बी सिटीजन। अरिस्टोटल कहते हैं ओनली नेटिव बॉर्न एडल्ट मेल्स। जैसे ग्रीक सोसाइटी के वहीं के जो नेटिव ग्रीक लोग होंगे प्लस एडल्ट मेल्स
हु आर प्रॉपर्टी ओनिंग, जिनके पास अपनी ठीक ठाक से संपत्ति हो, उन्हीं को सिटीजन कहा जाना चाहिए। तो एक एक करके अब जरा देखते हैं क्यों ऐसा, ब्रेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी का कंडीशन क्यों लगाया, क्यों संपत्ति अपनी ठीक ठाक सी होनी चाहिए एक इंसान के पास टू बी कॉल्ड अ सिटीजन। ऑफ कोर्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फॉलो इन करंट टाइम्स। आज के डेट में हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बट लेट अस अंडरस्टैंड हिज व्यूज। इससे हमें कुछ आज के टाइम में कुछ नॉर्मेटिव आइडियाज मिलेंगे कि अरिस्टोटल ऐसा मानते थे और उसके उनकी थिंकिंग में ये पॉजिटिव बातें थी। सो व्हाई ही बिलीव्ड कि प्रॉपर्टी शुड बी एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, अपना पर्सनल वेल्थ होगा, वो पॉलिटिक्स को अपना प्रोफेशन नहीं बनाएगा, पॉलिटिक्स को अपना धंधा नहीं बनाएगा। वो पॉलिटिक्स को एक सर्विस की तरह देखेगा कि वहां जाकर के मुझे कानून बनाना है फॉर कॉमन गुड। तभी जाकर के वहां पे एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ पाएगी। जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही थोड़ा अपने डे टू डे लाइफ से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएगा, लेजर टाइम निकाल पाएगा टू पार्टिसिपेट इनटू एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। जो बहुत गरीब होगा वो स्टेट की एक्टिविटीज में प्रोएक्टिव रोल प्ले ही नहीं कर पाएगा, और अगर स्टेट की एक्टिविटीज में उसको प्रोएक्टिवली रोल प्ले करने का मौका मिल गया तो फिर वहां करप्शन करेगा। तो एरिस्टोटल के हिसाब से अपने पास थोड़ी, किसी के पास थोड़ी बहुत संपत्ति होनी चाहिए, तभी जाकर कोई पॉलिटिक्स में एंटर करे। ऐसे लोग जो सीधा सीधा पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स एक धंधा है। जैसे कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, वैसे ही पॉलिटिक्स को वो जॉब की तरह देखेंगे, बिजनेस की तरह देखेंगे, और वहां से वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट में लीड टू करप्शन। तो इसीलिए ही मेड प्रॉपर्टी एन एसेंशियल कंडीशन फॉर सिटीजनशिप। नाउ व्हाई ओनली मेल नॉट फीमेल, व्हाई ओनली नेटिव बॉर्न नॉट स्लेव्स? उसके लिए वो कहते हैं कि देखिए, स्टेट के अफेयर्स में प्रोएक्टिव रोल प्ले करने के लिए आपके अंदर रीजनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, और वो कहते हैं कि वीमेन लैक रीजनिंग एबिलिटी। सो वीमेन आर सुटेबल फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज बट नॉट फॉर पब्लिक अफेयर्स, क्योंकि पब्लिक अफेयर्स में, स्टेट अफेयर्स में लॉ मेकिंग एक्टिविटी हो या जुडिशियल फंक्शन हो, वहां पे रीजनिंग की जरूरत पड़ती है। एंड वीमेन का रीजनिंग पूरी तरह से डेवलप है नहीं। उनके अंदर रीजनिंग है, ऐसा अरिस्टोटल कहते हैं, एबिलिटी टू रीजन है, बट उनके रीजनिंग की एबिलिटी पे बार बार इमोशंस डोमिनेट करने लगता है। सो दे आर नॉट परफेक्ट स्टेट, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड एज फार एज देयर रीजनिंग इज कंसर्न। इसी कॉन्टेक्स्ट में अरिस्टोटल कह बैठते हैं कि वीमेन आर इम्परफेक्ट मैन। अब इसको लेकर के अरिस्टोटल की बहुत क्रिटिसिज्म होगी, आज तक उनका क्रिटिसिज्म होता रहेगा, क्योंकि ही हैज कंसिडर्ड वीमेन इनकैपेबल ऑफ प्लेइंग प्रोएक्टिव रोल इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ। चिल्ड्रन को वो डिनाई करते हैं कि दे शुड नॉट बी गिवन सिटीजनशिप बिकॉज देयर रीजन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड। अभी डेवलप नहीं है, भविष्य में होगा। स्लेव्स के लिए वो कहते हैं कि दे लैक रीजन एंड दैट इज व्हाई दे शुड नॉट बी गिवन सिटीजनशिप। एंड ओल्डर पर्सन जो ओल्ड हो चुके हैं, ड्यू टू देयर हेल्थ कंडीशंस, दे वॉन्ट बी एबल टू फुलफिल देयर responsibilities and citizenship is a functional concept, यानी कि only those who are able to play proactive role in state affairs should be given citizenship, and that is why such people have been denied citizenship. Only native born adult male having property should be given citizenship. अब एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का अगर हम लोग क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कुछ। पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, देन नेगेटिव देखेंगे। उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, इट इज नॉट अ प्रिविलेज, इट्स नॉट अ राइट, इट इज रादर अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अ ड्यूटी। हमारे यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि सिंस आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया सो आई एम एंटाइटल्ड टू माई फंडामेंटल राइट्स, आई एम एंटाइटल्ड टू सो एंड सो बेनिफिट्स अंडर डीपीएसपी। सो बिकॉज ऑफ द सिटीजनशिप people generally focus on their rights, but Aristotle has highlighted कि citizenship essentially leads to duties, it's a responsibility. He also highlights the importance of civic duties. सड़क पे कचरा नहीं फैलाना है, उल्टा कचरा साफ करना है। ये नहीं कि कोई और करेगा, मैं सिटीजन हूं तो मेरा हक है कि मुझे साफ सुथरा सड़क मिले।
वो ठीक है, फोकस ऑन योर राइट्स लेटर ऑन बट ऑल्सो परफॉर्म योर ड्यूटीज। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्टेट अफेयर्स, जैसे इलेक्शन हो रहा है तो वोट कीजिए, इलेक्शन में वोट सीधा सीधा जाकर के, और वो भी कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे मत कीजिए, आप डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, एक्टिवली सोचिए कि कौन किसकी सरकार अच्छी रहेगी, एंड देन ऑन दैट बेसिस यू वोट। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की उन्होंने, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है एज ए सिटीजन की। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में। लेकिन ऑफ कोर्स नेगेटिव एस्पेक्ट तो है ही। एक्सक्लूसिविस्ट अप्रोच है, women have been excluded, old members have been excluded. तो feminists have heavily criticized Aristotle for his exclusivist approach. बट एरिस्टोटल को थोड़ा सा डिफेंड भी किया जा सकता है। देखिए, एक मुख्य अंतर एरिस्टोटल और प्लेटो में यहां आपको दिख गया। प्लेटो believed that women should have same rights as men and women were equally capable as men, and even women could become philosopher queens. Women do not suffer from any natural limitations. But Aristotle ने क्या कहा? Women are unfinished men या imperfect men. तो अरिस्टोटल को इस बात के लिए आज के टाइम में क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन आप सोचिए अरिस्टोटल अभी से लगभग 2500 साल पहले थे। दुनिया के कई सारे मॉडर्न कहे जाने वाले देश जैसे कि ब्रिटेन या अमेरिका, इन्होंने अपने संविधान के लाने के बाद और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वोटिंग राइट्स के लाने के कम से कम 150 साल बाद वीमेन को वोटिंग का अधिकार दिया। जैसे अमेरिका के अंदर जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट केम इन 1770s ओनली, और वीमेन को वोटिंग राइट्स मिले हैं 1920 में। यूके के अंदर वीमेन को वोटिंग राइट्स मिले हैं 1928 में। जबकि ये देश बोस्ट करते हैं, यूके बोस्ट करता है कि इट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। तो इन्होंने कितने सालों के बाद अभी जाकर के वीमेन को वोटिंग राइट्स दिए हैं, वीमेन को कैपेबल माना है दैट दे कैन प्ले प्रोएक्टिव रोल इन पॉलिटिकल लाइफ या पब्लिक लाइफ। तो आप एरिस्टोटल से कैसे उम्मीद कर सकते थे कि 2500 साल पहले उनकी इतनी लिबरल थिंकिंग होगी, इगैलिटेरियन थिंकिंग होगी? उस टाइम का समाज इतना ज़्यादा पैट्रियार्कल था कि वो ये मान ही नहीं सकता था कि वीमेन कुड प्ले प्रोएक्टिव रोल इन पब्लिक लाइफ। और यही कारण है कि प्लेटोनिक आइडियाज वेयर रिजेक्टेड एज यूटोपियन, आइडियलिस्ट, रेडिकल, एंड एरिस्टोटल वांटेड टू रिमेन pragmatic, practical, रिफॉर्मिस्ट हु कुड गिव सम पॉजिटिव सॉल्यूशंस, जिससे समाज थोड़ा बेहतर हो। ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट वर्ल्ड, ही वॉज लुकिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड। एंड दैट इज वाई उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो उस टाइम के समाज के लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट ही ना हो। और कंसीडरिंग द माइंडसेट ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम, अरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जस्टिफाई किए जा सकते हैं। तो देयर कैन बी कॉन्टेक्चुअल जस्टिफिकेशन गिविंग पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी, एंड एवरी थिंकर इज कंसिडर्ड चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। हर थिंकर का उस जिस समय में वो था उसका इन्फ्लुएंस तो उसके सोच में दिखेगा ही। यही अरिस्टोटल के थिंकिंग में भी दिखता है। इवन आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज, जेंडर इक्वालिटी स्टिल हैज नॉट बीन कंप्लीटली अटेंड। तो उस टाइम में अरिस्टोटल के थिंकिंग में कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी आप कैसे देख सकते थे? और प्लेटो ने जेंडर इक्वालिटी माना, और इसी कारण से उनकी थ्योरी जो है रिजेक्ट हो गई एज आर्म चेयर थ्योरी। तो अरिस्टोटल का कंसर्न था, he wanted to become pragmatic, reformist, practical, and that is the reason why he accepted this. हम ये नहीं कह सकते कि पर्सनल लेवल पे भी अरिस्टोटल एंटी फेमिनिस्ट था, बट he just wanted to remain pragmatic. So his theories cannot be considered as his logical conclusion of his thinking. His theories are rather, many of his theories, including his theories regarding women and citizenship, is outcome of compulsion, contextual compulsion. अब जो modern day feminists हैं, they heavily criticize Aristotle for his opinion about women, that they must be limited to personal life within the households of family. They are not entitled or capable of having political life. तो अरिस्टोटल्स व्यू ऑन पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसको कभी कभार कह दिया जाता है अरिस्टोटल ऑन पर्सनल एंड पॉलिटिकल। तो अरिस्टोटल व्यू ऑन पर्सनल एंड पॉलिटिकल, अगर मान लीजिए आपसे सवाल आ जाए 10 मार्कर में,
सीधा सीधा पूछा जा सकता है यूपीएससी मेंस में, अरिस्टोटल व्यू ऑन पर्सनल एंड पॉलिटिकल। तो अरिस्टोटल के लिए शब्द इस्तेमाल होता है पर्सनल एंड पॉलिटिकल। इट सिंपली मीन्स कि अरिस्टोटल का मानना था कि इंसान के जीवन के दो स्फेयर्स होते हैं मैन के, पर्सनल या प्राइवेट लाइफ विच इंक्लूड्स हिज लाइफ इनसाइड हिज फैमिली होम, जहाँ पे उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, रिप्रोडक्शन की, फूडिंग, मेटिंग, ये सब, एंड पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ। पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ जो है दैट इज बियॉन्ड द हाउस होल्ड, जहाँ पे वो पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। तो मैन फैमिली से मूव करता है स्टेट के लेवल पे, यानी कि पर्सनल लाइफ से मूव करता है पॉलिटिकल लाइफ पे। बीच में एक ट्रांजिशन फेज है विलेज का। तो फैमिली मैन से इंसान बनता है विलेज मैन, जब विलेजेस डेवलप होते हैं तब, जब वहां पे प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, और फिर वहां से बनता है वो स्टेट्समैन। फैमिली के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? मैन होता है, वुमेन, स्लेव्स एंड चिल्ड्रेन, प्लस कुछ प्रॉपर्टी भी होगी, कुछ वेल्थ भी होगा, घर वगैरह हो गए। फैमिली में कुछ बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं, ये हमने देखा था, फूडिंग की, रिप्रोडक्शन की। फैमिली से फिर विलेज लेवल पे राइज करता है मैन अपनी सिक्योरिटी के लिए एंड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। फिर विलेज से वो राइज करता है टू द लेवल ऑफ स्टेट, और स्टेट के लेवल पे मैन इज नोन एज स्टेट्समैन, वेयर ही इज प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स, वेयर ही इज मेकिंग लॉ एंड also following law, so he is playing a proactive role in the arena of state, उसी को कहा जाता है पॉलिटिक्स। तो जब इस लेवल पे मैन राइज करता है तो हम मानते हैं कि वो स्टेट्समैन हो गया है, उसने अपने वर्च्यू को डेवलप कर लिया है, उसने अपने हाईएस्ट लेवल यानी कि फॉर्म को अटेन कर लिया है, अपने टेलोस को अटेन कर लिया है, पर्पस को अटेन कर लिया है। तो स्टेट जब डेवलप होगा तो वहीं पे प्रैक्टिस होगी पॉलिटिक्स, इसीलिए कहा जाता है पॉलिटिक्स इज एरिना ऑफ स्टेट, and politics is basically law making activity and then following the law। और अरिस्टोटल कहते हैं कि only an adult propertied male, only he is capable। फैमिली लेवल पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी तो छोड़ दीजिए, वो तो इनएनिमेट है, लेकिन बाकी चार में only man is capable of rising to this level। so only man can have active participation in personal and political life, and personal life is different, political life is different। पर्सनल लाइफ में बेसिकली वो फैमिली के अंदर जो करता है वो उसके पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, पॉलिटिकल लाइफ जो वो कानून वगैरह बनाता है वो उसके पॉलिटिकल लाइफ का हिस्सा है। अरिस्टोटल कहते हैं व्हेन ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल, ही सिंपली सेज कि मैन हैज, इस इंसान के लाइफ के दो स्फेयर हैं, पर्सनल एंड पॉलिटिकल, एंड बोथ स्फेयर्स हैव डिफरेंट रोल टू प्ले एंड दीज स्फेयर्स डू नॉट रिलेट विथ ईच अदर। उनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है। परिवार के अंदर उसकी बेसिक फिजिकल जरूरतें पूरी होती हैं और यहाँ पे उसकी इंटेलेक्चुअल जरूरतें पूरी होती हैं, जिससे वो वर्चुअस बनता है मोरली एंड इंटेलेक्चुअली। और बाकी लोग कैपेबल ही नहीं है इस लेवल तक राइज करने के लिए, इसलिए बाकी लोगों के जीवन का बस एक ही स्फेयर है, दैट इज फैमिली स्फेयर। दे आर नॉट एबल टू राइज टू द लेवल ऑफ स्टेट, सो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग प्रोएक्टिव रोल इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। वीमेन के पास रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग पे इमोशन डोमिनेट करता है, बच्चों की रीजनिंग अभी डेवलप नहीं है, और स्लेव के पास रीजनिंग है ही नहीं, ऐसा कहते हैं अरिस्टोटल। और फेमिनिस्ट लोग 1970s में रेडिकल फेमिनिज्म का दौर आया। मैं आगे आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा फेमिनिज्म जब मैं पढ़ाऊंगा तो रेडिकल फेमिनिस्ट जैसे कि कैरोल हैनिस, they have criticized Aristotle like anything, and they have basically criticized Aristotle's concept of personal and political, where he said कि personal and political sphere of life are mutually exclusive, not related with each other। और अरिस्टोटल को क्रिटिसाइज करते हुए फेमिनिस्ट्स हैव गिवन अ वेरी पॉपुलर स्लोगन, दैट इज पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल इज पॉलिटिकल सिंपली मीन्स कि पर्सनल स्फेयर ऑफ लाइफ एंड पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ लाइफ आर इंटर रिलेटेड। पर्सनल लाइफ पॉलिटिकल लाइफ को इम्पैक्ट करता है एंड पॉलिटिकल लाइफ पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हाउ? सो दे हैव गिवन एग्जांपल कि देखिए हाउ पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट्स पॉलिटिकल लाइफ। पर्सनल स्फेयर में यानी कि हाउस होल्ड के अंदर वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि ट्रेडिशनली अरिस्टोटल जैसे लोगों ने यही अवधारणा फैलाई है, ओपिनियन फैलाया है कि वीमेन आर सूटेड ओनली फॉर हाउस होल्ड वर्क। तो ट्रेडिशनली वीमेन आर डूइंग मोर एंड मोर हाउस होल्ड वर्क।
नतीजा ये हुआ कि दे गेट लेस या नो टाइम फॉर एजुकेशन और करियर। इस कारण से वो एजुकेशन और करियर में पीछे रह गए। इस कारण से उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता इन पब्लिक या पॉलिटिकल स्फेयर। अब जो औरत घर का काम का ज्यादा करेगी, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि उसके पास ओपिनियन होगा कि बीजेपी की मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा हुआ है, कांग्रेस में वैसा लिखा हुआ है, इस पार्टी की ये आइडियोलॉजी अच्छी है, उस पार्टी की वो आइडियोलॉजी अच्छी है, राइटिस्ट टेंडेंसी, लेफ्टिस्ट टेंडेंसी, उस पर वो बहस कर पाएगी क्या ज्यादा? नो, बिकॉज उसके ऊपर डिसप्रोपोर्शनेट हाइयर बर्डन है हाउस होल्ड का। और इस कारण से सी इज नॉट एबल टू प्ले प्रोएक्टिव रोल इन पॉलिटिकल या पब्लिक स्फेयर। और फिर इस कारण से ये जो थिंकिंग चली आ रही है राइट सिंस एरिस्टोटल टाइम कि वीमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ प्लेइंग प्रोएक्टिव रोल इन पब्लिक स्फेयर या पॉलिटिकल स्फेयर, वो थिंकिंग और मजबूत हो जाती है। तो एरिस्टोटल जैसे लोगों ने, ऐसा मॉडर्न डे फेमिनिस्ट कहेंगे, कि एक गलत थिंकिंग फैलाई है, इलॉजिकल इरेशनल थिंकिंग फैलाई कि वीमेन आर नॉट कैपेबल, और फिर उनको घर की चार दीवारियों में बंद कर दिया। और इस कारण से उनके अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज कर्टेल हुए, जिस कारण से विमेन और मेन के बीच में पब्लिक स्फेयर ऑफ लाइफ में या पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ लाइफ में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई। और उसको दिखा करके फिर ये लोग कहते हैं कि देखिए, हम तो पहले ही कहते थे कि विमेन आर नॉट कैपेबल। बट फेमिनिस्ट लोग कहते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल। हमारा जो पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे हम डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर शेयर उठा रहे हैं हाउस होल्ड वर्क का, वो हमारे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का नतीजा है। इस सेंस में दे आर सेइंग पर्सनल इज पॉलिटिकल। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो हमारा पर्सनल लाइफ में हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रहा है, उसको ठीक भी किया जा सकता है बाय अ प्रॉपर लॉ मेड बाय द स्टेट, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस या मैरिटल रेप्स। दीज वेयर अर्लियर इग्नोर्ड एज ए मैटर ऑफ प्राइवेट अफेयर्स या मैटर ऑफ पर्सनल लाइफ, लेकिन नाउ दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल इशू, सोशल इशू। इस पे कानून बनाए जा रहे हैं दुनिया भर के देशों में उसको रोकने के लिए। तो दोनों सेंस में कहा जा सकता है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। पर्सनल लाइफ हैज इंपैक्टेड वीमेन से इन पॉलिटिकल स्फेयर, एंड नाउ पर्सनल लाइफ में जो इनइक्वालिटी है उसके लिए पॉलिटिकल स्फेयर में लॉ बनाए जा रहे हैं इसको टैकल करने के लिए। दैट इज वाई feminists say that personal and political spheres of life are not mutually exclusive, segregated, they are interrelated. अरिस्टोटल जैसे लोगों ने दोनों को एकदम सेग्रीगेट कर दिया by giving the concept of personal and political, but it is rather personal is political. Personal life impact political life and political life impact personal life. आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में Aristotle's theory of wealth and slavery को देखेंगे। Thanks for watching.